अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, संजय सिंह की कस्टडी रिमांड 5 दिन के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय को दे दी गई है, जहां अब उनसे पूछताछ होगी। संजय सिंह को कल गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने आज पूरे देश भर में ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन किया है और सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने भी कोर्ट में पेशी के दौरान संजय सिंह के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का भी खुलासा किया है, लेकिन आज 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी थी, जिसमें उसे 5 दिन की मोहलत कोर्ट से मिली है। क्या है ये पूरा मामला और क्या ये इंडिया अलायंस वर्सेज इंडिया अलायंस के बीच की कोई लड़ाई है या फिर ये मसला कुछ और है? बहनों भाइयों, आज इस विषय पर हम खुलकर चर्चा करने वाले हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने आज पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किया है। पूरे देश भर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के इशारे पर प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह की गिरफ्तारी की है। आज जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई तो उस दौरान भी ईडी ने संजय सिंह के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उनके घर पर 2 करोड़ रुपए के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में ये बताया गया है कि कुछ कर्मचारियों के माध्यम से संजय सिंह को दिनेश अरोड़ा ने 2 करोड़ रुपए दिए, लेकिन दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट के अलावा कोई एविडेंस आज कोर्ट में अपने 6 पेज के पत्र में ईडी ने प्रस्तुत नहीं किया। इस कारण जो 10 दिन की रिमांड ईडी द्वारा मांगी गई थी, उसको घटाकर कोर्ट ने 5 दिन की कर दिया है। संजय सिंह इस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में है, जहां उनसे लिकर पॉलिसी स्कैम के मामले में आगे की पूछताछ की जाएगी। खास बात यह रही कि संजय सिंह ने अपनी बहस जज के सामने खुद की। 90% समय उन्होंने खुद बहस की, 10% वक्त ही उन्होंने अपने वकील को दिया बोलने के लिए। संजय सिंह खुद कोर्ट से सीधे बात कर रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही हमलावर रुख में है। आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली में कई स्थानों पर प्रदर्शन किया, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बड़े नेताओं ने बयान भी जारी किए। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ये कहा गया है कि लिकर पॉलिसी स्कैम के जरिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब और गोवा में चुनाव में पैसे खर्च किए हैं और वो पैसे कैश के रूप में लिकर पॉलिसी में शामिल लॉबी से लिए गए हैं। आज इस मामले की सुनवाई मनीष सिसोदिया जेल में है और उस प्रकरण की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर ईडी से कुछ गंभीर प्रश्न किए हैं और 12 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया मामले में फ्रेश डेट लगा दी गई है। बहन भाइयों, अब भारत की राजनीति में अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच टकराव बढ़ रहा है। अखिलेश यादव का दावा है और उनका मानना है कि चुनाव के पहले विपक्ष के कई बड़े नेताओं को भी जेल भेजा जाएगा। क्या चल रहा है इस देश की राजनीति में? संजय सिंह के आरोपों पर कितनी सच्चाई है? और संजय सिंह जितने आक्रामक तरीके से इस पूरे मामले पर लड़ रहे हैं, क्या इसके पीछे उनके पास क्या तथ्य हैं? इन सारे मसलों को लेकर इस देश में ज़बरदस्त मसला है। लेकिन देखने वाली बात है कि इंडिया अलायंस का जो मेजर पार्टनर है कांग्रेस, उसकी तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को कोई बैकअप नहीं दिया। पिछले दिनों पंजाब में उनके एक एमएलए को जेल भेज दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी को इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला और कांग्रेस ने डिबेट में अपना प्रवक्ता भी नहीं भेजा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के इस मामले पर खुद को दूरी भी बना रही है, लेकिन बाकी विपक्ष आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। और बहुत वक्त के बाद आम आदमी पार्टी में किसी बड़े नेता के जेल जाने के बाद इतने बड़ा धरना प्रदर्शन भी हुआ हो जो संजय सिंह के लिए हुआ है। क्या है ये पूरा मामला? बहनों भाइयों, आज चर्चा में हम इस पूरे प्रकरण का खुलासा भी करेंगे और इस डिबेट को आगे भी बढ़ाएंगे। आप कुछ आज के बयान सुन लें, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट केजरीवाल जी बांटते हैं, वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचारी इन्होंने अपने पार्टी में रखा है और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अब ये कई महीनों से नहीं, 1 साल से ज्यादा समय से जेल में है। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 100 करोड़ हैं लोग, तो क्या 100 करोड़ को गिरफ्तार करेगी भारतीय जनता पार्टी? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के
और जिस तरह संगठन बनता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उसी तरह के प्रकोष्ठ बन के रह गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं वही ये विभाग करते हैं। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, और आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। थोड़ी देर में दिल्ली से हमें जाने माने पत्रकार रवि अरोड़ा भी ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल होने के लिए। आलोक अवस्थी जी, पहला सवाल आपसे है, संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई है और इसके पीछे के ठोस कारण क्या हैं? बीजेपी इस मामले में क्या ओपिनियन रखती है? संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया? देखिए संजय ब्रजेश जी, यह मामला बहुत गंभीर है और यह गंभीर एक तरीके से है कि यह जनता को एक तरीके से ठगा गया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम लेकर के केजरीवाल जी की पार्टी सत्ता में आई, अपने आप को उसने राजनीतिक शुचिता की नई धारा के रूप में प्रकट किया और जितना कहा सब उसके विपरीत काम किया। पहले वो सभी कांग्रेसी नेताओं को चोर बताते थे, शरद पवार को चोर बताते थे, और आज जो है उन्हीं के लोग चोरी के आरोप में जेल में जा चुके हैं। जहाँ तक शराब घोटाले की बात है, एक बार उसको भी मैं जिक्र कर दूँ, मैं संजय सिंह जी पे मैं आता हूँ। इन्होंने एक शराब लिकर पॉलिसी दिल्ली में लेकर के आए, वहाँ पर 2% कमीशन जो मिलता था उसको बढ़ा के 12% किया गया और 12% में 6% का किकबैक लिया गया। 100 करोड़ रुपए का लेन देन के सबूत हैं, जिनमें से 2 करोड़ रुपया संजय सिंह जी के घर पर लिए गए और जिन 2 गवाहों के उस पर बयान हैं, उन दोनों गवाहों की डिजिटल एविडेंस मौजूद हैं जो कोर्ट में सबमिट किए गए हैं और उनकी CDR रिपोर्ट भी वहां पर सबमिट की गई कि वो उस समय पर संजय सिंह के घर पर लेन देन कर रहे थे। और जो नवीन अरोड़ा की बात है, वह इस शराब घोटाले के अंदर कन्विक्ट मतलब आरोपी हैं और जो कई आरोपी बनाए गए हैं, 2 कंपनियां हैं, 4 सरकारी अधिकारी हैं, मनीष सिसोदिया हैं जो कि इसके मुख्य सूत्रधार अभी तक बताए जा रहे हैं। लेकिन आज ED ने यह भी कहा है कि 2 अन्य राजनीतिक व्यक्ति भी हैं जो उनके रडार पर हैं, जिनकी संलिप्तता इसमें पाई गई है गवाहों के बयानात के आधार पर। उसकी पुष्टि संजय सिंह से वो करेंगे, अन्य गवाहों को सामने बैठा लेंगे और सामने लेकर के आएंगे। तो मैं ये इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2 करोड़ रुपए का जो लेन देन संजय सिंह के साथ हुआ और जिस तरीके से वहां पर शराब के घोटाले में दुकानें बढ़ाई गई, उनका समय बढ़ाया गया, एक के बदले एक फ्री पाओ, ये सारी योजनाएं चलाई गई और ये बताया गया था उनके द्वारा कि 3500 करोड़ रुपए का फायदा दिल्ली प्रदेश की सरकार को होगा, जबकि नतीजा ये आया कि इसमें 9500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और बाद में 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार को ये शराब नीति रद्द करनी पड़ी आलोक जी, क्योंकि उसका भांडा फूट चुका था। सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले की बड़ी विस्तृत सुनवाई हुई है, लेकिन अब तक ED इसकी मनी ट्रेल, यानी जो आप किकबैक कह रहे हैं कि 2%, 12%, 3500 करोड़, 100 करोड़ जो भी अमाउंट है, आज तक कोई फाइनेंशियल ट्रेल नहीं मिली कि ये पैसे किसने लिए, कब दिए, सिवाय दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट जो पहले आरोपी थे अब सरकारी गवाह बन गए, उनके अलावा क्या है? ब्रजेश जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जितने भी इस समय पैनलिस्ट बैठे हैं सभी लोग अनुभवी हैं। क्या हमारा देश का कानून या हमारे देश की कोर्ट क्या ज्ञान नहीं रखती है? अगर सबूत नहीं होते तो क्या उनको मनीष सिसोदिया पिछले 8 महीने से इसी आरोप पे जेल में है, उनकी बेल हर स्तर पे हाईकोर्ट के द्वारा हर जगह पे कैंसिल की गई है। यानी कि बिना पुख्ता सबूतों के झूठे आरोपे पर कोर्ट को अधिकार होता है कि तुरंत छोड़ देती है, बेल दे देती है, मुकदमा चलता रहता है। लेकिन इनको जमानत ना देना और साथ ही साथ इसके पहले जो इनके मंत्री पकड़े गए थे जैन साहब, उनको तो 2 साल लगभग हो गए थे, अभी वो खाली मेडिकल लीव पे टेम्परेरी बेल पर बाहर हैं। तो जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके जो पार्टी आई थी, उसने आज इंडिया अलायंस विद करप्शन जो है करके नारा एक आरोप ये लग रहा है कि संजय सिंह, कम हम कटघरे में ना खड़ा करें। संजय सिंह राज्यसभा हो या फिर सड़क हो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ हमेशा बहुत मुखर रहे हैं और खुलकर बोले हैं। आरोप लग रहा है कि उनकी आवाज दबाने के लिए गिरफ्तारी की गई है। देखिए ब्रजेश जी, बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और आरोप लगाते हैं और संजय सिंह से ज़्यादा कड़वा बोलते हैं
क्या उनको जेल भेज दिया गया है? अखिलेश यादव जी भी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बहुत ही खराब बोलते हैं, तो क्या उन्हें जेल भेज दिया गया है बिना तथ्य के? और अगर संजय सिंह कोई अपराध करेंगे या कोई राजनीतिक पार्टी और अपराध करेगी तो खाली इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के खिलाफ हैं, तो इस परसेप्शन में उनको छोड़ दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। देश की कानून की एजेंसियां, देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है, जो अपना काम कर रही है। सभी विरोधियों को कोई जेल में नहीं डालता है, ना ही कोई ये लोकतंत्र है, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अपराध करने वाले को कोई छोड़ता भी नहीं है। इसमें हम कोई समझौता नहीं करते हैं। उनको न्यायपालिका से न्याय मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जेल में रहने दीजिए, जैसा कर्म है वैसा भोग रहे हैं। थैंक यू आलोक जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है। वैभव जी, स्वागत आपका। आप बताइए कि संजय सिंह कैसे निर्दोष हैं और संजय सिंह के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, आपकी सफाई क्या है उस पर? ब्रिजेश जी, आज मैटर हमारा ये थोड़ा समय दीजिएगा। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम आज आलोक अवस्थी जी ले रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ कि विकास के दावे और हिंदुत्व को भुना के एक पार्टी ने एक फेल सरकार बनाई 2013 में। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन की आड़ में ये लोग निकल के आए थे पीछे से। इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मूवमेंट था, आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसका फायदा किसने उठाया? बीजेपी ने उठाया। गुजरात का एक फर्जी मॉडल दिखाया, एक फर्जी विकास पुरुष को सामने लेके आए और उन्होंने एक सरकार बनाई इंडिया अगेंस्ट करप्शन। लेकिन सबसे बड़ा इनका दुर्भाग्य ब्रिजेश जी ये है कि उसी आंदोलन से अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी निकल के आ गए, और एक तरफ वो सरकार बनी, एक तरफ ये सरकार बनी। अब काम ये है कि एक तरफ एक आदमी ने तो संस्थाओं को खत्म करना, मीडिया को खरीदना, यहां तानाशाही करना, वहां लिंचिंग कराना, वहां दंगे कराना, एक तरफ तो ये रूट चल रहा था। दूसरी तरफ देश के स्कूल ठीक होने शुरू हो गए, दूसरी तरफ देश के अस्पताल ठीक होने शुरू हो गए, दूसरी तरफ महिलाओं को बस यात्रा मिलनी शुरू हो गई, दूसरी तरफ बिजली फ्री होने लगी, पानी फ्री होने लगा। ये दो तरह के मॉडल देश में 2013 के बाद लोगों ने देखने शुरू कर दिए। यानी कि एक तरफ एक्सट्रीम झूठ और एक तरफ एक्सट्रीम बढ़िया डिलीवरीज ये सामने आई। अब इनको चिंता क्या हो रही थी? इनको लगा पहले तो आम आदमी पार्टी एक बच्चा पार्टी है, थोड़ी दिन में इनकी साजिशों से तंग आकर या तो ये राजनीति छोड़ देंगे या फिर इन लोगों को निपटा दिया जाएगा। इसलिए चला जा रहा है सीबीआई ईडी का जो सिलसिला है ना, ये बहुत टाइम से चला जा रहा है। अब देखिए क्या हुआ, जब दूसरी बार इनको दिल्ली की जनता ने पटक दिया उठा के चुनावों में, और पंजाब ने उठा के पटक दिया, तो फिर इनको चिंता हुई कि अब कुछ करना पड़ेगा। तो एक मनगढ़ंत घोटाला बनाया गया, शराब घोटाला। ऐसा महान घोटाला है जिसके अंदर हजारों करोड़, कभी सैकड़ों करोड़, कभी 40 करोड़, कभी 50 करोड़ का नुकसान होता है, गबन होता है। लेकिन वो पैसा इतना दिव्यात्मा पैसा है कि वो कहीं मिलता नहीं है। ना वो कैश में मिलता है, ना वो कहीं चेक में मिलता है, ना किसी अकाउंट में मिलता है, ना कोई रिकवरी होती है। और इनकी जो ईडी है, यानी जितना जो इनका एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है ईडी, वो जगह जगह जाती है। मोदी जी अपने मनोरंजन के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। वो जाती है, फेल छापे मारती है, अलमारियां खोलती है, लोगों के बच्चों को परेशान करती है, महिलाओं को तंग करती है, और सबको परेशान करने के बाद में शाम को बाहर निकलती, कहती बहुत बड़े सुराग मिले हैं। कोर्ट में जाकर कहती है बहुत बड़े सुराग मिले, जांच करनी पड़ेगी। और उन नेताओं को उठा के ले जाती है जिन्होंने तानाशाही का खुलकर। कम टू द पॉइंट। अब आइए कि संजय सिंह कैसे निर्दोष हैं? आज देश में संजय सिंह कैसे निर्दोष हैं, आप बताइए, आप जवाब तो दीजिए जो इल्जाम लगे हैं। आज देश में सबसे ज्यादा मुखर आवाज कौन सी है? संजय सिंह। पार्लियामेंट में जिसकी हिम्मत है कि देश में किसान अगर जब भूखा बैठा था तो मुंह पर मोदी जी के कहा था कि मोदी जी ये तानाशाही वाला बिल वापस लो, तो संजय सिंह, यानी कि इनकी आंखों में तो बहुत टाइम से खटक रहे थे ब्रिजेश जी। तो इसलिए संजय सिंह को फ्रेम करना बहुत जरूरी था। अब एक मनगढ़ंत गवाह, 4 आदमी को पकड़ के लाते हैं, 2 को धमकाते हैं, कनपट्टी पर पिस्तौल रखते हैं, किसी का कान फाड़ देते हैं, किसी को धमका देते हैं और कहते हैं इसका नाम ले लो तुम्हें छोड़ देंगे। नाम लिवा लिया, सरकारी गवाह बना लिया, उसके बाद कहते हैं फलाने आदमी के थ्रू इनको वहां पैसे दिलाए। अब ना वो आदमी के पास कोई रिकवरी है, ना संजय सिंह के घर पे आते हैं तो इनको चवन्नी नहीं मिलती है। ये कुल मिला के बाहर निकल के कहते हैं बहुत बड़े सुराग मिले हैं। फिर से वही कॉल डिटेल, वही लोकेशन। अरे बताइए, आपसे अगर हमारी मित्रता है तो क्या 10 बार हम आपको आलोक जी वेट करिएगा, आपको समझ अगर जोशी जी से, अवस्थी जी से हमारी अगर दोस्ती तो कॉल करने का मतलब ये कहते हैं बहुत बड़े सुराग मिल गए। अभी अवस्थी जी कह रहे थे कॉल करने पर जो है वो पता चल गया एस्टेब्लिशमेंट। अरे भाई कोई कंक्रीट, आपको व्हाट्सएप आ गया, आपने आके पढ़ के टीवी बता दिया। अभी आपने कोर्ट के ज्ञान पर सवाल उठाने की बात करी कि हम दिल्ली में शराब घोटाले की जिसका जिक्र चल रहा है, पीठ ने फैसला उसके एक आरोपी रहे हैं जो है
वो उसको दी जाए। वैभव जी, उसको सवाल उठा के ऑर्डिनेंस ले आए आप उसके ये ऊपर। दिल्ली का लीकर मामले के पहले जो आरोपी थे जिन पर रेड हुई और अरेस्ट हुए थे दिनेश अरोड़ा, ईडी ने सारा कुछ चार्जेस अरोड़ा के स्टेटमेंट के माध्यम से संजय सिंह पर बनाए हैं। ये संजय अरोड़ा को क्या आपकी पार्टी से कोई कनेक्शन है, आप उन्हें जानते हैं और किसी तरह का फेवर दिनेश अरोड़ा के लिए किया है? मैं तो यही कह रहा हूं ब्रिजेश जी, ये तो इनकी जो महान एजेंसियां वो उनको तय करना है ना, उनको स्टैब्लिश करना है कि क्या कोई फेवर लिया है, क्या कोई फेवर दिया है। ये अपने कमरे में 4 आदमियों को ले जाके बंद करते हैं और धमकाते हैं, बाहर निकल के कहते हैं उसने ये बयान दे दिया है। आप खुद ही सोचिए, अगर 4 लोगों को ले जाकर इस तरह से धमकाया जाए, टॉर्चर किया जाए, लोगों के परिवार हैं, हर आदमी ऐसा तो नेता है नहीं जिसके पीछे परिवार ही नहीं होता है, ऐसे नेता तो कुछ ही लोग हैं, पीछे परिवार होता है, तो लोगों को ये धमकाना आसान होता है, इनको ये बात पता है, लोगों की नब्ज होती है। आलोक अवस्थी ने एक शब्द का जिक्र किया कि 2 और नेता राडार पर हैं, क्या राघव चड्ढा और केजरीवाल? असल में अगला नंबर उनका है। राडार पे वो हैं जिनको ये बीजेपी अपने ईडी और सीबीआई के बादलों में फंसा के बेनिफिट नहीं ले पा रही है, वो राडार पे हैं। आप समझ लो कि रडार फटार आपकी कार्रवाई करने 2024 में ऐसी जमानतें जब्त होंगी आप लोगों की कि जो आपने ये ईडी और सीबीआई नाम के जो दानव पैदा किए हैं ना, इनको आपको झेलना पड़ेगा वापस। आप समझ लो कि आपने जो इस देश की हालत कर दी है, जिन एजेंसियों को जैसा बना दिया है, इनका परिणाम आपके ऊपर वैसा का वैसा ही आने वाला है। क्या ये चेतावनी है या फिर धमकी? गायब हो जाएंगे क्या जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? कि आपके ये मैं ये बता रहा हूं कि आपने जिस तरह से जो भस्मासुर अपने लिए पैदा किए, ये भस्मासुर आपको जलाएंगे। ओके, सीधी बात है। वैभव जी वेट करिएगा, मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। थैंक यू वैभव जी, हमारे साथ जुड़ रहिएगा। आलोक जी 20 सेकंड में आप रिप्लाई दे दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 20 सेकंड। ब्रिजेश जी देखिए, ये कथाकार, कहानीकार और बहुत बड़े सूत्रधार हैं समाज। ये किसी के खिलाफ भी आरोप लगा लेते हैं और सबको कहते हैं, अपने को ईमानदार ठहरा देते हैं अपने मुंह से, कोई न कोई ईमानदार नहीं कहता है। बहुत गंभीर आरोप हैं। मैं तथ्यों के आधार पर बात करूंगा, वैभव महेश्वरी कोई बड़ी बात बता नहीं पाए। मुख्य सचिव ने अपनी, दिल्ली के मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोविड के बहाने 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस एक्साइज की माफ कर दी, उसके पीछे भी लेन देन हो गया था। आरोप यह भी है कि एयरपोर्ट जोन के लाइसेंसधारियों के 30 करोड़ रुपए जो कि उनकी अर्नेस्ट बनी थी, रकम जब्त की जानी थी, वो काम नहीं कर पाए थे, लेकिन और एयरपोर्ट में दुकान नहीं खोल पाए थे, वो रुपए उनके जब्त होने थे, वो रुपए छुड़वाए गए। उसके पीछे क्या कारण होंगे आपको आर्थिक पता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दूसरी बार सिसोदिया जी ने बिना कैबिनेट की मंजूरी लिए एक्साइज को किए हुए 1 अप्रैल से 31 मई और 1 जून से 31 जुलाई तक अपने आप बढ़ा दिया। फाइनेंशियल इरेगुलेशन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। ये तथ्य है इनका, कोई ये सब अदालत के सामने है और इस पे राजनीतिक बात नहीं होगी, चूंकि तथ्यों पे बात हो रही है। ठीक है आलोक जी, नेक्स्ट राउंड में आपको मौका देंगे, तब आप बाकी तथ्यों पे बात कर लेना। अभी पहला राउंड चल रहा है। आलोक जी प्लीज वेट, प्लीज वेट। 170 ब्रिजेश भाई 170 मोबाइल तोड़े गए मनीष सिसोदिया एंड कंपनी के द्वारा। अगर चोरी नहीं की थी तो उन मोबाइलों को तोड़ करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और अगर मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को शामिल करूंगा। धन्यवाद। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अखिलेश यादव का यह आरोप है कि इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी ये बीजेपी का प्रकोष्ठ हो गए हैं। क्या है ये? अखिलेश आपके पास इन आरोपों में कोई तथ्य हैं? अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी निराधार और तथ्यहीन और तथ्यविहीन बात नहीं करते। ये इसलिए इसका आधार है कि चूंकि संजय सिंह के बारे में आज बात हो रही है, संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया। संजय सिंह को हम लोग साहब तब से जानते हैं, एक समय में वो समाजवादी पार्टी के सदस्य थे और एक समय में वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के यूथ संगठन में थे। संजय सिंह जी, उनको हम लोग तब से जानते हैं जब हम लोग छात्र राजनीति में थे। आज तक मैं नहीं समझता हूं कि संजय सिंह के से अब ज्यादा संवाद तो हम लोगों के नहीं होते, लेकिन हम लोग जो समझते हैं आज भी संजय सिंह की अपनी कोई निजी गाड़ी तक नहीं होगी। सवाल यह है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाऊं कैसे, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। जब संजय सिंह इस देश में सवाल खड़ा करेंगे एबीजी शिपयार्ड घोटाला, ऋषि अग्रवाल का जो 23,000 करोड़ का घोटाला है, एक बैंक डूबता है दूसरा बैंक कर्जा देता है, एक बैंक। संजय सिंह जी देश के किसानों पर बोलेंगे, संजय सिंह जी जब उत्तर प्रदेश में तमाम घोटाला होगा कोरोना के दौरान तो उस पर बोलेंगे। तो जो लोग भी अमित शाह के, नरेंद्र मोदी जी की जो दरबारी संस्कृति है उसको जय नहीं बोलेंगे इस दौर में,
तो ये मान के चलें कि उनको ईडी, सीबीआई हर तरह के प्रताड़ना और हर तरह के दुश्वारियों से उनको नवाजा जाएगा। यही सरकार है। ये सरकार बताए, एडीआर की रिपोर्ट है कि देश की कंपनियां और देश की इंडस्ट्रियल कंपनियां और देश के बड़े लोग 2014 के बाद 85% चंदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों मिलता है? सबसे ज्यादा संसाधन आज भारतीय जनता पार्टी के पास ही क्यों है? उनकी कभी जांच होगी? भारतीय क्या जनता आपको लगता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण संजय सिंह को जेल भेजा गया है? मैं समझता हूं कि जब से हमारा देश मुल्क आजाद हुआ है, और मैं ही नहीं, जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इतना विद्वेष, इतना घृणा की राजनीति इस देश में कभी नहीं हुई। आप बताइए कि इस देश में सच बोलने वाले न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर क्या नहीं जानता? क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जो दिनेश अरोड़ा, जो राघव रेड्डी, वाईएसआर के एक सांसद का बेटा, जो अभी 4 दिन पहले तक वो आरोपी था शराब घोटाले में, और जैसे ही वो सरकारी गवाह बन गया, अब ये सोचिए कि जैसे वो सरकारी गवाह बना वो छूट गया, वो जेल से बाहर आ गया और संजय सिंह को फंसा दिया गया। तो अब तो किसी को ये पार्टी कह सकती है कि आपके घर में रुपए पाए गए? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा कि देखिए अखिलेश यादव तो हमको इतना भला बुरा कहते हैं, अभी तो हमने उनके यहाँ छापा नहीं डाला। क्योंकि अखिलेश यादव जी पे अभी पब्लिकली बोला आलोक अवस्थी जी। सुनिए, अखिलेश यादव जी को कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं करा। अखिलेश यादव जी का घर धुलवाया, अखिलेश यादव जी की सिक्योरिटी कम करी, अखिलेश यादव जी की रेकी कराई, अखिलेश यादव जी के पार्टी में तमाम तरह के इंटेलिजेंस के लोग जाते हैं। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के लोग, पूरा देश सुन रहा। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी राजनीतिक दल के लोग जेल में हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के लोगों को जेल में रखा है। तो बंद में धमका रहे हैं कि ये छापा तो आपके यहाँ भी पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जेल आएंगे। आलोक जी प्लीज वेट। समाजवादी पार्टी जेल जाने से और किसी तरह के धमकाने से, ये योद्धाओं की जमात है साहब। ये दरबारी संस्कृति थोड़ा समाजवादी लोग करेंगे। अरे जेल में डालना, रोज डालो। रोज हम लोगों के घरों तक पुलिस जाती है, क्या नहीं करा इन लोगों ने? हम जैसे गरीब कार्यकर्ताओं को घरों में, खेतों में रोक के रखा। संजय सिंह की गिरफ्तारी से कुछ मनोबल प्रभावित होगा विपक्ष के नेताओं का? मैं समझता हूं कि इससे किसी का मनोबल प्रभावित नहीं होगा, बल्कि मनोबल बढ़ेगा। ये वही देश है जो अंग्रेजों से लड़ा, ये वही देश है जो तमाम तरह के सामंती स्वभाव से लड़ा है, और जो जातिगत जनगणना का एक नया आंकड़ा आया है, उससे सदियों से जो दबे कुचले जो जमात है, उसके अब उभरने का समय आया है। थैंक यू। सबसे ज्यादा घबराई हुई अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। आसिम कि किस तरह से जो मैं आवाज है, मैं खत्म कर रहा हूं, जो आवाज है, जो मुखर है, उसको दबाया जाएगा, सताया जाएगा। लेकिन देश, मैं समझता हूं कि देश हमेशा सच का साथ दिया है, और अब ये सच के साथ ही रहेगा। आसिम वकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और यूपी के प्रभारी हैं। वकार साहब, कल आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा था, मैंने देखा, इसलिए आज आपको डिबेट पर जहमत दी है, इनवाइट किया है। आपने कहा कि संजय सिंह तो अभी उदाहरण है, विपक्ष के बहुत नेताओं को जेल भेजने की योजना है। क्या योजना है और आपके पास क्या जानकारी है, और आपने ये आरोप किन तथ्यों के आधार पर लगाए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं शॉक्ड हूँ। जब मैंने सुना संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है तो मुझे अजीब सी फीलिंग हुई। संजय सिंह साहब को मैं आम आदमी पार्टी से नहीं जानता हूँ, वो मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं। हम उनको जानते हैं 2007, 8, 9 से, जब वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे और हम भी वहीं थे। संजय सिंह के ऊपर जो आरोप लगाया गया है बेईमानी का, ये पूर्णतः निराधार है, ये झूठ पर आधारित है। मैं अब आपसे सवाल कुछ पूछना चाह रहा हूं। वैभव महेश्वरी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बेहतरीन, लेकिन आज कुछ टेंशन में दिख रहे हैं मुझे। मैं एक सवाल देश के सामने रख रहा हूं कि संजय सिंह के बारे में दिनेश अरोड़ा नाम के एक अप्रूवल ने कहा कि हमने इनको 2 करोड़ दिए। उसकी जबान पर यह मान लिया गया कि संजय सिंह दोषी हैं 2 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन संजय सिंह अगर जेल जा रहे हैं तो जिस अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का घोटाला, वो डिप्टी सीएम बन रहा है, और डिप्टी सीएम बनने के 2 दिन के बाद
70,000 करोड़ के घोटाले वाले आदमी पर से 9 केस विड्रॉ हो जाते हैं, खत्म। जिस आदमी पर 2010 में वाटर स्कैम लगता है और जैसे ही ईडी उसको बुलाती है पूछताछ के लिए 2014 के बाद, वो आदमी फौरन जाके बीजेपी के लीडरों से मिल लेता है और बीजेपी ज्वाइन कर लेता है और मुख्यमंत्री बन जाता है। देश में खनन घोटाले का बादशाह की उपाधि रखने वाले येदियुरप्पा जेल नहीं जाते हैं। रघुवर दास का नाम 1,000 करोड़ रुपए घोटाले में आ रहा है या नहीं है, ये बात तो बाद में तय होगी। क्या ईडी को नहीं पूछताछ करना चाहिए थी? अगर दिनेश अरोड़ा के कहने पर संजय सिंह अरेस्ट हो सकते हैं, उनके यहां छापा पड़ सकता है, तो व्यापम घोटाले के जो मुख्य आरोपी थे डॉक्टर जगदीश सागर, उनकी जो डायरी थी उसमें कुछ नाम लिखे हुए थे। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उस डायरी में मामा जी नाम लिखा हुआ था। जांच क्यों नहीं हुई? मैं छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं, बात खाली संजय सिंह की नहीं है। आपके सब सवालों का जवाब यही मिलेगा। अभी आलोक अवस्थी से हर एक सवाल का जवाब लेंगे, आप कंटिन्यू करें, बताएं, बोले। सर, बात कानून व्यवस्था की हो रही है, न्याय व्यवस्था की हो रही है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता आजम खान साहब, देखिए मैं न समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, ना आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता, ना कांग्रेस का, मैं देश की बात कर रहा हूं। इस वक्त देश दो जहां इस वक्त अगर वोट करेगा, एक एनडीए एक इंडिया, लोग खुद ही चुनेंगे सरकार किसकी बनाना। आप तो ना तो एनडीए में हैं, मेरा सवाल इंडिया में है कि आजम खान साहब जैसे आदमी भी, जो कई बार का विधायक, कई बार का मंत्री, कई बार का सांसद, उस आदमी पे जब आरोप लगता है बकरी चोरी का, भैंस चोरी का, मुर्गी चोरी का, और सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन पर Z+ सिक्योरिटी थी, तो उन पे आरोप ये लगा, उन पे केस चला, उनको दोषी बनाया गया कि उन्होंने अपनी प्रोफेसर पत्नी के साथ मिलकर एक शराब की दुकान पर डाका डालकर 16,900 रुपए लूट लिए। Z+ सिक्योरिटी। तो क्या अब आपको इस बात की आशंका है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, विपक्ष के और तुम्हारी सिक्योरिटी में नहीं डाका कैसे डाला? विपक्ष के और नेताओं को भी टारगेट किया जाएगा? वकार साहब, आपको आशंका है? देखिए, जो दिनेश, ये भी जो बीजेपी प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, आलोक अवस्थी साहब के भी 2 लोग और हैं। हाँ, कौन है वो 2 लोग? सच्चाई है कि 2 नहीं, अभी 200 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो हार की गागर पे खड़ी है। हार से सिर्फ इस तरह बचाया जा सकता है कि जो मैदान में उसके अगेंस्ट लोग हों, ताकतवर, उनको गिरफ्तार करके जेल। तो जब आप इतना बैकअप दे रहे हैं संजय सिंह को और अपोजिशन को, लड़ना पड़ेगा। तो आप इंडिया अलायंस में शामिल क्यों नहीं हो जा रहे हैं? या तो आपको पूछा नहीं जा रहा? सर, मैं एक ईमानदार राजनीतिक हूं, मैं एक ईमानदार आदमी हूं, नेता हूं। मुझे इसकी फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन अपने में शामिल कर रहा है, कौन अपने में शामिल नहीं कर रहा है। मैं जब भी जबान खोलूंगा हक और ईमान की बात बोलूंगा, मैं जब भी जबान खोलूंगा देश हित की बात बोलूंगा। ये इंडिया अलायंस को तय करने दीजिए कि वो हमको लेगी कि नहीं लेगी। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद वकार साहब, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिए। ईमानदार लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं? धन्यवाद वकार साहब, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हेमंत तिवारी, जाने माने पत्रकार। सर, हमसे मत पूछिए जी, बिल्कुल, इंडिया अलायंस से पूछिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हेमंत तिवारी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, जाने माने पत्रकार हैं। हेमंत जी, शुक्रिया आपका। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर किस तरह का राजनीतिक माहौल बनता दिख रहा है, और आप इस बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं कि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है या फिर राजनीतिक प्रकरण है? देखिए, इल्जाम तो इस बात के हैं कि सियासत का मामला है। जहाँ तक संजय सिंह का सवाल है, मैं जाति तौर पर जानता हूँ कि संजय सिंह राजनीति में ईमानदार व्यक्ति है। संजय सिंह पब्लिक से जुड़े व्यक्ति हैं और आज के पहले कभी भी संजय सिंह पर इस तरह का कोई इल्जाम नहीं लगा। ये तो मेरी जाती जानकारी है, लेकिन अब चूंकि एक विषय कल चल रहा है
जी दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम और लोगों से जुड़े जो शराब लिकर पॉलिसी स्कैम था, तो अब इसको तो एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता क्योंकि ऑथेंटिक क्या है वहां कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर उनको ईडी के रिमांड पर दिया गया है और अदालत द्वारा दिया गया है तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं कोई कनेक्शन तो ईडी ने ढूंढा ही होगा। हालांकि सही बात है कि हाल के सालों में जिस तरीके से ईडी वगैरह की छापामारी बढ़ी है देश में और खास तौर से पॉलिटिकोस के ऊपर, तो अपोजिशन का इस तरह का इल्जाम करना देना लाजिम अपोजिशन है। का साफ साफ दो टूक और दो शब्दों में ही इल्जाम है कि सरकार चुनाव में विपक्ष को रोकने के लिए इस तरह के छापे डलवा रही और ऐसी अरेस्टिंग करा रही। तो उधर भारतीय जनता पार्टी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा साफ कहना है कि ईडी के छापे और इनकम टैक्स के छापे और करप्शन कर चुके लोगों के खिलाफ जब देश की बड़ी एजेंसी की कार्रवाई हो रही है तो उसी लिए INDI यानी इंडिया गठबंधन इसी बुनियाद पे बना हुआ है, ये कभी टिकने वाला नहीं है। तो उनका भी आरोप है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो सुनिश्चित रूप से सामान्य बात है और अनपेक्षित नहीं है, लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह की गलती क्यों करेगी बिना बुनियाद के। अगर उसने किसी को फंसाया तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के इल्जाम जब लगते हैं, इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं तो पब्लिक का रिएक्शन होता है। आपको शाह कमीशन की याद होगी, ये भी तो हो सकता है कि प्रोसेस इज पनिशमेंट, तब तक घेर के रखो, जब जमानत होगी तो देखा जाएगा। संभव है। और जहां तक इन एजेंसीज के दुरुपयोग की बात है तो क्या कांग्रेस के कार्यकाल में जब कांग्रेस लीड कर रही थी देश की में केंद्र की सरकार को, तो इस तरह के आरोप नहीं लगते थे? तोते का पिंजरा कहा जाता था CBI जो देश की सबसे प्रीमियम एजेंसी है। तो सत्ता पक्ष के साथ इस तरह का आरोप लगते हैं, लेकिन मुझे प्रथम दृष्टया पता नहीं क्यों लगता है, ऐसा लगता है कि संजय सिंह जिस तरीके से रहते हैं, जो उनका रहन सहन है, जो उनकी शैली है और जिस तरीके से निर्भीक तरीके से उनकी बातें जनता के सामने आती सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, उससे लगता तो नहीं है। लेकिन अब चूंकि सरकार उनकी पार्टी की है। आपका क्या मत है कि क्या संजय सिंह बीजेपी के लिए बहुत बड़े पॉलिटिकल थ्रेट बन गए थे? भाई देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार आक्रामक हो रहे थे संजय सिंह, तो आम आदमी पार्टी की पहचान एक तरीके से बन गए थे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। और एक वक्त जहां कोई नाम लेवा नहीं था इस पार्टी का, जब दिल्ली में इसकी सरकार बनी तब तक तो जो बुनियाद बनी है उत्तर प्रदेश वो संजय सिंह की बनाई हुई है। जो ऑर्गेनाइजेशनल एक सेटअप खड़ा हुआ है या जो निकाय चुनाव में उनको सफलताएं मिली हैं, उसका श्रेय तो सुनिश्चित रूप से संजय सिंह को इंडिया जाएगा। अलायंस की वजह से संजय सिंह को सपोर्ट मिल रहा है या विपक्ष संजय के पीछे यूनाइट है? लेकिन इस यूनिटी में मुझे कांग्रेस नहीं दिख रही है। मैं आपसे यही सवाल उठाने वाला था। डिबेट से प्रवक्ता उन्होंने हटा लिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस छोड़िए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा अपोजिशन यूनाइटेड है किसी इशू पर? मुझे नहीं लगता है। मुझ सामने प्रत्यक्ष रूप से केजरीवाल ही थोड़ा एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बनने के बाद एक ऐसा अवसर उनके सामने आया था, समग्र विपक्ष के सामने, जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, कि उनको समग्र रूप से इस विषय में आकर के सरकार के खिलाफ मैदान में उतरना चाहिए था, सड़क पर उतरना चाहिए था। लेकिन हमको इस बात के कोई आसार नजर नहीं आते कि इंडिया गठबंधन सड़क पर उतर रहा है या इसका कोई आने वाले दिनों में। अभी आलोक अवस्थी भी कह रहे थे और बीजेपी के कई नेता भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, 2 और नेता राडार पर हैं, इसका क्या मतलब है? भाई मैं एक बात कहता हूं, देखिए, मैं आपसे कितनी बार कितनी डिबेट सवाल पूछ चुका हूं कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म इन पॉलिटिकोज के पास है जो सत्ता का स्वाद चख चुके होते हैं कि इनकी कमाई की रफ्तार 1000 गुना बढ़ जाती है। उतनी कमाई किसी बड़े उद्योगपति की नहीं होती, उतना लाभांश किसी को नहीं मिलता जितना पैसा इनके पास आ जाता है जी। तो करप्शन में जब शामिल होंगे, जो अनुचित रूप से पैसा कमाएंगे, उनको तो डर बना रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद चाहे कांग्रेस जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आरोप ये लग रहा है कि राजनीतिक रूप से आप लोग आम आदमी पार्टी से लड़ नहीं पा रहे हैं, चाहे पंजाब हो या दिल्ली, इस कारण एजेंसी का सहारा लेके उनके नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। ब्रजेश जी, अब
ये तो एक तरीके से सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है कि हम आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। लड़ने गई तो थी आम आदमी पार्टी गुजरात में, क्या हुआ? पहले से सर्वाधिक बड़ी जीत गुजरात में हमको मिली। यूपी में चुनाव लड़ने आई थी, सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई, उसको हम थ्रेट क्यों मानेंगे? और मैं आपको बहुत तथ्यात्मक बात करूंगा, मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी आज के दिन नहीं कर रहा हूं। 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया सीबीआई ने, यानी कि अभी से लगभग 13-14 महीने हो गए जी। और सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई 26 फरवरी को, यानी कि जांच के 5 महीने के बाद। जांच में तथ्य पाए गए तो सिसोदिया जी को बड़ा ईमानदार बताया था और बोले तो कुछ मिला नहीं है और अभी जा रहे हैं, तुरंत कोर्ट छोड़ देगी। आज 8 महीने हो गए हैं, हर तरह की, हर सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह पे उनकी बात को खारिज किया गया, यानी कि तथ्य मजबूत है उनके खिलाफ। और उसके बाद अब उनके 8 महीने के बाद सिसोदिया जी के आज संजय सिंह को अगर गिरफ्तार किया गया है तो तथ्यों के आधार पर किया गया है और उन तथ्यों के आधार पर ही गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उनको रिमांड पर दिया है। कोर्ट चाहती तो जमानत दे देती और रिमांड पर नहीं देती। तो यह एक हास्यास्पद बात है कि राजनीतिक विरोधियों को खिलाफ जो है उनको कोई हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। संजय सिंह की पार्टी या आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए थ्रेट नहीं है, वो थ्रेट है कांग्रेस के लिए। हमें अगर कोई इस तरह के बदले की कार्रवाई करनी होती जो कि भाजपा कभी नहीं करती है तो हम अन्य पार्टियों के खिलाफ करते जो अन्य राज्यों में हमारी मुख्य विरोधी दल है। तो ऐसी बात नहीं है। भ्रष्टाचार आप करेंगे तो उसके उदाहरण मैं आपको देता हूं। एजेंसी ने जो चार्जशीट फाइल करी है, हैदराबाद के निवासी है अकाउंटेंट बच्ची बाबू गोरंतला और शराब व्यवसायी है अमनदीप सिंह ढल और अर्जुन पांडे। अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे, इनको भी आरोपी बनाया गया है। ये तीनों लोग सिसोदिया के बहुत करीबी हैं, अरोड़ा बंधु जो हैं, और इनके साठगांठ से शराब कारोबारियों से पैसा इकट्ठा किया गया और इसी में से अगर ये सब सिसोदिया के करीबी थे बन गया तो ये संजय सिंह को पैसे कैसे क्यों दे रहे थे? अब संजय सिंह ने खुद डग्गा मारी हो सकता करी हो, जैसे वो पहले उनके बारे में इतिहास है, राजनीति में आने से पहले सुल्तानपुर में क्या क्या काम करते थे। अब 100 करोड़ में अगर 1-2 करोड़ रुपया संजय सिंह के घर पहुंच गया तो अब वो तो केस का हिस्सा है ना। हो सकता है कि ये जो है केजरीवाल को भी ना मालूम हो। तो सीधी सी बात ये है, व्यक्तित्व की बात है और यह तथ्यों के और सबूतों के आधार पर है। किसी भी राजनेता, संजय सिंह सांसद हैं देश के और सबसे ज्यादा हंगामा करते हैं अगर उनको खिलाफ। उन्होंने एक बार कहा था कि ईडी ने उनका नाम नहीं लिया है, जबकि आज ईडी ने करेक्ट किया है कि 4 जगह उनका नाम था चार्जशीट में, 3 जगह उनका नाम सही था, 1 जगह गलत था। तो हमने कहा कि 1 जगह वहां पे गलत है, उस क्षेत्र में इनका नाम नहीं था। उसको उन्होंने कहा कि मेरा नाम तो ईडी में था, लिया ही नहीं है और जो है मुझ पर जो है ऐसे ही कह दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कहती है। आप डिबेट के पहले राउंड में कह रहे थे कि 2 और नेता किया गया। कौन है वो 2 नेता? आपको तो पता होगा, बता दीजिए। ये आज कोर्ट जांच एजेंसी ने आज कोर्ट को बताया है। मैं तो कोर्ट की बात बता रहा हूं आपको, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया है कि 2 अन्य राजनेता जांच एजेंसी के उसमें लिंक में हैं, सबूतों की तलाश हो रही है। सबूत अभी नहीं है, सबूत होते तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया होता। अब वो कौन 2 नेता है ये जांच एजेंसी बताएगी या कोर्ट बताएगा। लेकिन सीधा सीधा इशारा यही है कि मगरमच्छ कौन है इस नेटवर्क का, कौन है बताइए ना। लोग किसके पिट्ठू, क्या पूरी लीडरशिप को जेल डालने की तैयारी है? अगर है तो कहिए। हाँ नहीं, अपराध और या अपराधियों का गिरोह अगर राजनीति में आ जाएगा तो उसको पुलिस या हमारी प्रशासनिक कार्रवाइयां छोड़ने वाली नहीं है। राजनेता बहुत सी पार्टियां अलग बनी है, परिवार की पार्टियां बनी है, अपने क्षेत्रों में काम कर रही है, समय समय पर आरोप भी लगता है। लालू यादव जेल में गए। क्या आम आदमी पार्टी आपको अपराधियों का गिरोह लगती है? अभी तक तो यही हो रहा है कि 3 मंत्री जेल जा चुके हैं और अभी उनके एक सांसद जा चुके हैं। अब भ्रष्टाचार के वैभव महेश्वरी को स्क्रीन पे लाया आरोप में स्वयं केजरीवाल ने इस्तीफा लिया है। ओके, 2 और नेताओं को जेल भेजने की तैयारी है वैभव महेश्वरी। तो ये बहुत ही फनी हो रखे हैं बिल्कुल। तो तथ्य बोल रहे थे, तथ्य हमारे पास तथ्य हैं और तथ्य में क्या होता है, जब तथ्य होता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ने लगते हैं। उस समय व्हाट्सएप पे आया रहता है पूरा डिटेल, इसको बुलाया था, उसको पकड़ा था, वहां से गवाह बनाया था, ये करा था। बचपन में ब्रिजेश जी हम जब छोटे थे तो नंदन नाम की किताब आती थी और एक आती थी चंपक। उसमें परी कथाएं बहुत होती थी, एक तरफ राक्षस, एक तरफ देवता, दानव, ये सब लड़ाई वड़ाई चलती रहती थी। हम लोग अक्सर उन्हीं कल्पनाओं में खो जाते थे
और जो हमारे बड़े लोग होते थे, अड़ोसी पड़ोसी जो बड़े होते थे, वो मनोहर कहानियां पढ़ा करते थे, तो उसमें भी यही सब कल्पनाएं, लेकिन थोड़ी सी बड़ों की समझ की होती थी। आज मैं देख रहा हूं डिबेट में जब भाजपा प्रवक्ता को सुन लीजिए, वो नंदन चंपक मनोहर कहानियां, उनकी ईडी की चार्जशीट में भी वही, उनकी सीबीआई में भी वही, उनके प्रवक्ताओं के पास भी वही, उनके जितने भी आदमी आके अपनी बयानबाजी करते हैं वो भी वही। ये चंपक और नंदन और मनोहर कहानियों से बड़े नहीं हो पाए। इनको कभी नहीं लगा कि देश की सत्ता जो है वो सीरियस बिजनेस है। उनको कभी नहीं लगा कि ईडी का मतलब होता है एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, ना कि एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट। ये एंटरटेनमेंट करते हैं अपना बैठ के खाली खाली, कहते हैं 18-18 घंटे हमारे प्रधानमंत्री काम करते हैं। अरे 2-4 घंटे काम किया करो। अगर खतरा आप अच्छे से आपकी टॉप स्मार्ट आदमी होते, लीडरशिप की आपको तरफ काम बढ़ रहा करना है, आता तो वो काम आप क्या 4 आपको ये घंटे में दिखाई कर नहीं लेते। दे रहा है? आप 18 घंटे काम, आपकी टॉप लीडरशिप आप की 18 तरफ घंटे खतरा काम बढ़ रहा इसलिए है, करते हो कि आपको दिख काम रहा है करना ये? आता नहीं है। ब्रिजेश जी, ये जो मुकाबला है ना, एक अनपढ़ आदमी और पढ़े लिखे लोगों के बीच में है, एक बेईमान आदमी और ईमानदारों के बीच में है, और एक काम करने वाला आदमी और दिन भर साजिशें रचने वाले लोगों के बीच में है। इसमें इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, फर्जी के जो ये ड्रामे हैं, जो एजेंसीज का दुरुपयोग है, ये तो होगा ही होगा। कितने लोगों को आप ये जेल में डालोगे? देखा आपने, देखा संजय सिंह की दहाड़ जब ईडी के अंदर, जिस ईडी से समझते हैं कि ईडी से लोग डर जाते हैं, बाहर निकल के कहता अडानी के नौकर से डरूंगा नहीं। आप सब समझते हैं अडानी का नौकर कौन है? पूरे देश को पिछले चुनाव में बताया गया कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। यह आम आदमी पार्टी और संजय सिंह है जिसने बताया कि यह आदमी किसका चौकीदार है। किसके चौकीदार हैं आप? किसकी रखवाली कर रहे हैं? देश के लोगों की रखवाली तो नहीं कर रहे। हमारा तो लूट लिया घर बार, हमारे नौकरी छीन ली, हमारा व्यापार छीन लिया, हमारा सुख चैन छीन लिया। चौकीदारी किसकी हो रही है? यानी जिसकी संपत्ति बढ़ रही है उसका चौकीदार हो, जिसकी संपत्ति लुट रही है उसके लुटेरे हो। तो आप लोग इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं कि खतरा अब आपके टॉप लीडरशिप के बहुत नजदीक आ गया है? आप समझ रहे हैं? हम आम आदमी पार्टी का, मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मेरे घर में तक में जाइए, वहां फाइल बनी रहती है। अनर्गल बातें कह रहे हैं। ठीक, आलोक जी प्लीज वेट, आलोक जी प्लीज वेट, आलोक जी प्लीज वेट। या ईडी वाला सीबीआई वाला होगा। सवेरे सवेरे अगर कोई दरवाजा खटखटाए, या तो दूध वाला होगा या ईडी सीबीआई वाला होगा। दरवाजा खोल देना, ये फाइलें रखी हैं, ये अलमारियां रखी हैं, इनके हवाले कर देना, जो मन करे ले जाएं, देख लें। हमको उठा के कुछ दिन जेल में डाल देंगे, वो भी कर लेंगे। कितना ज्यादा आत्मविश्वास है आम आदमी पार्टी के। जब लड़ाई में कूद गए हैं और मालूम है कि किस तरह के लोगों से पाला पड़ा है, तो इस तरह के परिणाम से क्या डरना विजय जी? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। ये बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जेल के अंदर क्यों? धन्यवाद। मनोज काका को स्क्रीन पर लाया जाए। आलोक जी वेट करिए, डिबेट के अंत में समय बचा तो आपको देंगे। मनोज काका की बारी है। मनोज काका, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप की तरफ भी खतरा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जिन दो नेताओं का जिक्र है, ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा और केजरीवाल को भी घेरने की तैयारी है। क्या चुनाव के पहले विपक्ष पर यह शिकंजा कसा जा रहा है एजेंसियों के द्वारा? आम आदमी पार्टी के किस टॉप लीडरशिप पर क्या खतरा है उसको तो राघव भाई ये बता रहे थे। आम आदमी पार्टी के वैभव भाई प्रवक्ता जो हैं, लेकिन जो खतरा है पूरे देश पर और भारतीय जनता पार्टी पर खतरा क्या है, उस पर मैं थोड़े कुछ शब्दों में प्रकाश डालना चाहूँगा कि धरकर चरण विजित सिंजों पर झंडा वही उड़ाते हैं जो खंजर का अपने अंगुलियों पे उड़ा। मैं थोड़ा भूल रहा हूँ जी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलितीय क्रेता कौन हुआ जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो पूरे देश की जनमानस संजय सिंह निखर कर आएंगे कि दब जाएंगे? इस देखिए, इस देश का इतिहास रहा, अगर इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास को आप देखेंगे तो जो लोग जेलों से और जो लोग तानाशाही व्यवहारों से नहीं डरे हैं, उसी को ये देश हमेशा नेता माना है। ये देश कभी भी दरबारीगिरी करने वाले और दरबारीगिरी के संस्कृति को बढ़ावा देने वाले लोगों को नेता नहीं माना है। इस देश ने भगत सिंह को नेता माना। क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी को आप लोग भी अपने लिए चेतावनी मानते हैं? मैं कह रहा हूं, हमारे नेता ने जो बात कही कि जब इस देश के लोगों के भरोसे की जो दीवार संस्थानें होती थी, ईडी सीबीआई, लोगों को भरोसा होता था, वो जब भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन हो जाए तो उससे किस तरह की उम्मीद करेंगे? सबसे ज्यादा लूट भारतीय जनता पार्टी में हुई। व्यापम घोटाले की कब जांच होगी? मैं ये सवाल है, व्यापम घोटाले की कब जांच होगी? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के खनन माफिया जो थे, उनकी घोटाले की जांच क्यों होगी? जब देश के एक व्यक्ति को, एक सांसद के बेटे के कहने पर आपने जेल में डाल दिया, और जिस व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री पूरे देश में कहे कि फला तो 70,000 करोड़ रुपए के घोटालेबाज हैं, और उनको आपने, देखिए, उनको जांच एजेंसियां तो एक सच्चाई है। आप लोगों ने अलायंस भी बना लिया है, अब उससे कैसे निपटिएगा? राजनीतिक रूप से तो निपट लेंगे,
इससे निपटने की कोई प्लानिंग है? देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा है कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकशाही में हमेशा तानाशाहों से जनता निपटती है। और जनता जब जातिगत जनगणना का आंकड़ा आ गया है तो दलित, पिछड़ा, बहुजन ये पूछ रहा है नरेंद्र मोदी जी से कि 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दलितों, पिछड़ों की संख्या क्यों नहीं है? हमारे केंद्रीय सचिवालयों में लोग क्यों नहीं है? प्रोफेसरों में भर्ती सिर्फ एक जात की क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री जी के जात के लोग क्यों हैं? तो अब पूरे देश की जनमानस, मैं खत्म कर रहा हूं साहब, पूरे देश की जनमानस जो श्रद्धेय नेताजी का, मुलायम सिंह यादव जी का, शरद जी का, जगदेव बाबू का, डॉक्टर लोहिया का जो सपना था, जो बाबा साहब का सपना था, अब उन सपनों पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। आसिम बकार, मैं खत्म कर रहा हूं। अरे सर तो खत्म करिए ना, जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उससे बहुजनों में इतना उत्साह है और आत्मबल भरा है और भारतीय जनता पार्टी, आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं। बेचैन है। वकार साहब, एक थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल है, लेकिन ये आज की परिप्रेक्ष्य में थोड़ा दिखता भी है ऐसा होता हुआ। सब पर कार्रवाई होती है, सब गिरफ्तारियां भी होती हैं, सबके यहाँ छापे भी पड़ते हैं। हैदराबाद में सर कुछ नहीं होता सर? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच है। ये आपने जो सवाल पूछा, दरअसल आप खुद दिल में कुछ गुबार रखे हैं हम लोगों के लिए, इसलिए आपने सवाल ये पूछ लिया। अकबर साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, उन पे कई कई केस चल रहे हैं। बोलने दीजिए उनको, टोकिए। ऐसा नहीं कि गिरफ्तार नहीं हुए जी। दूसरी बात, मैंने तो बहुत बड़े यहाँ पे लोगों के नाम लिए थे, बीजेपी प्रवक्ता जी ने उन पर तो जिक्र किया नहीं। वो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो बताना चाह रहा हूं। ये कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग में पैसे का लेन देन होता है और पकड़ लिया जाता है। तो जज साहब जब कल पूछेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग में मनी कहां है, तो मनी तो मिली नहीं, तो लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई, किसकी हो गई? ये तो वही वाला हिसाब किताब हो गया। कल ने बहुत बड़ी असलहे की फैक्ट्री पकड़ी गई, तो जज साहब ने कहा असलाह कहां है, कल ने नहीं मिला, तो फैक्ट्री कहां है? सर, देश को गुमराह मत किया जाए। देश हम सबकी संपत्ति है, हमको इसको बचा कर और संभाल कर रखना है। हमारे जो लोग, मैं संजय सिंह साहब के बारे में एक बात बताना चाह रहा हूं। हमारे एक जानने वाले ने मुझे फ़ोन किया कुछ दिन पहले और कहा कि साहब हमारे रिश्तेदारों में एक बच्चा है, उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और उस बच्चे का इलाज यहाँ पर जो हो रहा है तो डॉक्टरों ने 28 लाख से 35 लाख का खर्चा बताया है और वो परिवार गरीब है। अगर आप दिल्ली में संजय सिंह साहब से या अरविंद केजरीवाल साहब से कह दें तो शायद कुछ हो जाए। तो मैंने संजय भाई को फ़ोन किया, मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। संजय भाई ने कहा भेजिए। जानते हैं आप, जिस बच्चे का इलाज 28 से 35 लाख रुपए यहां बताया गया था, संजय भाई ने 32,000 रुपए में उस बच्चे को एडमिट करा के, ठीक करा के, उसका खर्चा कुल 32,000 हुआ। ये काम करने का तरीका है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा मन कोई गुबार नहीं भरा हुआ है, मेरे मन में आपके लिए प्रेम भरा हुआ है। आपको इलाज दिया जाए, नहीं सर 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 देखिए आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आपने कहा कि फला ने इतने करोड़ रुपए माफ कर दिए, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, और भारत की सरकार ने व्यक्ति विशेष के 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, कुछ लोगों के, कुछ व्यापारियों के। तो 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसके थे वो? क्यों माफ कर दिए आपने? आपसे सवाल पूछे आसिम वकार, तो आसिम वकार बुरे हो गए। ये सवाल देश पूछेगा, आज भी पूछ रहा है, कल भी पूछेगा, चुनाव में भी पूछेगा। जी थैंक यू। आलोक अवस्थी जवाब देंगे। आलोक जी 30 सेकंड है आपके पास, आप जवाब दीजिए। 30 सेकंड। जीत हार किसकी होगी? बहुत शुक्रिया, वेट करिए वकार साहब, आलोक अवस्थी जवाब देंगे। 30 सेकंड। मैं ब्रजेश जी, राजनीति में
सुचिता की बात करूंगा, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली पार्टी आई थी, और जिन अपने गुरु को अनुसरण करते हुए आई थी, उन्होंने स्वयं चिट्ठी लिख करके अरविंद केजरीवाल से कहा कि तुमने जो है मेरा नाम बदनाम किया, झूठ बोला। आप आसिम वकार के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप आसिम वकार के सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, आज विषय आपका संजय सिंह है, तो मैं इसीलिए आज मैं काका जो है आपके बैठे हुए उनको भी जवाब नहीं दे रहा हूँ। नहीं, अजीत पवार पर भी कुछ बोलिए, हेमंत बिश्व शर्मा पर भी कुछ बोलिए। एक दुकान के पीछे दूसरी दुकान फ्री में देने की बात, एक शराब की बोतल पर दूसरी शराब देने की बात, यह इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली पार्टी उस समय नहीं कहती थी। जो सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, शरद पवार को और क्या कहते हैं अन्य पार्टियों को चोर बताती थी, शीला दीक्षित चोर बताती थी, अखिलेश यादव को करप्ट बताती थी, मुलायम सिंह जी को करप्ट बताती थी, आज खुद सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। उसके खिलाफ हेमंत तिवारी जी को स्क्रीन पे लाया जाए। और समाजवादी पार्टी के नेता और जनता दल के नेता के खिलाफ कांग्रेस ने रिपोर्ट करी थी, उनके खिलाफ। हेमंत जी, क्या इंडिया अलायंस को अब अपने रणनीति में कोई बदलाव करने की आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि इस बार एजेंसी की कार्रवाई से इन्होंने अपोजिशन के एक बड़े सेनापति को घेर कर जेल में डालने की कोशिश की है। नहीं, उसके पहले एक सवाल उठता है कि इंडिया अलायंस पर जो इल्जाम लगता है कि ईडी और आईटी और इस तरह की एजेंसी से, सीबीआई से डर करके लोग इन्होंने एक अलायंस बनाया है। क्या इस अलायंस ने कभी एकजुट हो करके ऐसे किसी भी विषय का बड़ा विरोध किया है? सड़क उतरे हैं, आज किसने क्या किया? क्या रणनीति में कोई बदलाव होगा? आपको ऐसा प्रतीत होता है? स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि इसको सड़क पे आना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी जो टॉप लीडरशिप है वो एकदम वो बच्चे नहीं है, उनकी अपनी रणनीति होती है। वो ऐसा या तो फिर सबूतों का आधार पर कोई चीज होगी जिसको वक्त आने पर वो एजेंसी रिवील करेगी, सबके सामने एक्सपोज करेगी, वरना इस तरह के रिस्क अब इलेक्शन के पहले मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार या कोई प्राइम मिनिस्टर लेना चाहेगा। कारण कि इस तरह का अतीत में जो घटनाएं बड़े टारगेट्स भी हैं क्या एजेंसी को? आपको ऐसा प्रतीत होता है? स्वाभाविक रूप से जब उसमें डिप्टी सीएम शामिल हैं तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि बहुत से मसलों पर वो दस्तखत नहीं करते हैं, शायद जो कुछ निर्णय होते हैं उसमें साइन वो नहीं करते हैं, जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है उसी के दस्तखत होते हैं, लेकिन उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अगला टारगेट वही है। लेकिन यहाँ अब थोड़ा देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, अगर वह सवाल पूरे मुल्क के सामने, पूरे देश के सामने अगर प्रूव हो गया तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बेहतर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया हेमंत जी। हेमंत जी, आपका शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने अपना कीमती वक्त आज की चर्चा के लिए निकाला और आप सबने अपना पार्टिसिपेट किया। बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।